अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का फ़र्स्ट लेक्चर है। इसमें हमारे कोर्स आउटलाइन का जो फ़र्स्ट टॉपिक है वो आज हम स्टडी करेंगे, दैट इज़ स्टडिंग चॉइस इन द वर्ल्ड ऑफ स्कैरसिटी। अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा जी, स्कैरसिटी से क्या मुराद है? स्कैरसिटी का से मुराद है उर्दू में अगर हम कहें कमियाबी। ठीक है, इसका मतलब है रिसोर्सेज के लिए यूज़ किया जाता है। रिसोर्सेज ऑफ अ सोसाइटी आर लिमिटेड, कि कोई भी जो सोसाइटी है या कंट्री है उसके जो रिसोर्सेज हैं वो महदूद हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी मिकदार कम है, इसका मतलब ये है कि वो हमारी ख्वाहिशात के मुकाबले में कम है। ठीक है, तो स्कैरसिटी मीन्स रिसोर्सेज ऑफ अ सोसाइटी आर लिमिटेड whereas the wants of the residents of society are unlimited। ठीक है, कि जो अनलिमिटेड हमारी सोसाइटी की वांट्स हैं, जो हमारी लातादाद ख्वाहिशात हैं, उनके मुकाबले में हमारे रिसोर्सेज कम हैं। ठीक है, सो द सोसाइटी इज़ अनएबल टू प्रोड्यूस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज पीपल विश टू हैव। तो इसलिए जो सोसाइटी है अपने रेजिडेंट्स को वो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने से कासिर है जिनकी उनको ख्वाहिश है। मतलब ये है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसकी लातादाद ख्वाहिशात हैं, जबकि उसके मुकाबले में उसकी जो आमदनी है वो महदूद है। ठीक है, तो जो उसकी महदूद आमदनी है उसको हम कहेंगे स्कैर्स रिसोर्सेज या स्कारसिटी का नाम देंगे। ठीक है, अगर हम कंट्री लेवल पे बात करें या सोसाइटी के लेवल पे बात करें तो कोई भी जो कंट्री है उसके जो रिसोर्सेज हैं वो उसकी ज़रूरियात के मुकाबले में कम हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे स्कैरसिटी। ठीक है, तो जब रिसोर्सेज कम हों और ख्वाहिशात और ज़रूरियात के मुकाबले में महदूद हों तो फिर उनको परचेज़ किया जाता है, यानी वो compete करते हैं एक दूसरे से और कीमत के ज़रिए उनको परचेज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें फिर आ जाएगा नो फ्री लंच। नो फ्री लंच का मतलब है कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो है जिसकी आपको ज़रूरत है वो आपको फ्रीली अवेलेबल नहीं है। अगर आपको खाना खाना है, आपको मार्केट से लंच परचेज़ करना है तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। यू हैव टू पे मनी टू परचेज़ योर लंच। ठीक है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो महदूद हैं और जो खाने वाले हैं वो बेशुमार हैं, इसलिए जो लंच है वो आपको कीमतन मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से चॉइस क्या है, वी हैव टू चूज़। ठीक है, हमारी जो लातादाद ख्वाहिशात हैं उनमें से हमें इम्पोर्टेंट जो ख्वाहिशात हैं या ज़रूरियात हैं उनको चूज़ करना पड़ेगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी नीड्स हैं उनको हम पहले पूरा करेंगे, जो उससे कम इम्पोर्टेंट नीड्स हैं उनको हम बाद में, और जो सबसे कम इम्पोर्टेंट है उनको हम चॉइस पे रख लेंगे। अगर तो हमारी रिसोर्सेज इजाज़त देंगे तो हम उसको पूरा करेंगे, नहीं तो हम उसको छोड़ देंगे। वी हैव टू चूज़ अमंग आर अनलिमिटेड वांट्स विच टू मीट, यानी किन ज़रूरियात को पूरा करना है, और विच टू नॉट, और किन को हमने छोड़ देना है। ठीक है, तो जो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है ये हमें चॉइस की तरफ लेके जाती है। यानी हमारे महदूद ज़राए हैं उनकी मदद से हमने अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना है, तो हम अपनी ख्वाहिशात में से चॉइस करेंगे, चूज़ करेंगे। ठीक है, और अपनी इम्पोर्टेंट जो नीड्स हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड्स हैं उनको हम पहले पूरा करेंगे, और जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है उनको हम ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, और चूँकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं इसलिए वो हमें कीमतन अवेलेबल हैं। ठीक है, उनके लिए हमें पे करना पड़ता है, यू हैव टू पे मनी। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी दैट हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स स्कार्स रिसोर्सेज, कि कोई भी जो सोसाइटी है वो अपने महदूद ज़राए को कैसे मैनेज करती है, कैसे उसको मुख्तलिफ यूजेस में एलोकेट करती है। या दूसरे लफ्ज़ों में इसकी एक और सिंपल सी डेफिनेशन है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड वाइल इट्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो कैसे एक जो सोसाइटी है वो अनलिमिटेड वांट्स को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से पूरा करती है, इसी को इकोनॉमिक्स करती है। इसकी जो आगे कंप्रीहेंसिव डेफिनेशंस हैं वो हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ऐसे ही इसकी फर्स्ट जो और सिंपल सी जो डेफिनेशन है वो यही है, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी दैट हाउ अ सोसाइटी मैनेज इट्स स्कैर्स रिसोर्सेज। अच्छा जी, हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या जो कॉन्सेप्ट है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अंडरस्टैंड हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पीपल फेस ट्रेड ऑफ, यानी लोगों को चुनाव का सामना है। उनके पास लिमिटेड उनकी इनकम है जिसकी मदद से उनको अपनी
अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना है। ठीक है, मतलब ये चुनाव उनको चुनना है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड्स हैं उनको चुनना है। टू गेट वन थिंग वी हैव टू सेक्रीफाइस अनदर थिंग, यानी पैसों से अगर आपके पास 1000 रुपया है, उससे या तो आप कपड़े ले सकते हो या आप जूते ले सकते हो। ठीक है, अगर आप कपड़े खरीदोगे तो आप जूतों को सेक्रीफाइस करोगे, और अगर आप जूते खरीदोगे तो आप कपड़ों को सेक्रीफाइस करोगे। ठीक है, टू गेट वन थिंग वी हैव टू सेक्रीफाइस अनदर थिंग। ठीक है, कि हर चीज़ के 2 या 3 यूजेस हैं, उसके मुतबादिल इस्तेमालात हैं, अल्टरनेटिव यूजेस हैं। फिर है द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज़ व्हाट यू गिवन अप टू गेट इट, कि किसी भी चीज़ की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है जिसको आपने हासिल नहीं किया। ठीक है, जैसे अगर हमने 1000 से एक सूट ख़रीदा है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जूते। ठीक है, उससे 1000 से या तो हम सूट ख़रीद सकते थे या जूते। अगर हमने सूट ख़रीदा है तो सूट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जूते, और अगर हमने जूते ख़रीद लिए तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है सूट। ठीक है, ये डिपेंड करेगा हमारी चॉइस पे कि हम किसको ख़रीदना पसंद करेंगे। अगर हम कंट्री लेवल पे बात करें तो गन्स एंड बटर एक बड़ी इसकी एग्जांपल है कि एक जो कंट्री है जब वो अपना बजट बनाती है तो उसके पास रिसोर्सेज होते हैं। बजट क्या किसको शो करते हैं? उसके रिसोर्सेज को। अब या तो वो अपने रिसोर्सेज को डिफेंस पे यूज़ करेगी, यानी डिफेंस पे यूटिलाइज़ करेगी, डिफेंस एक्सपेंडिचर्स पे गन्स ख़रीदेगी उससे। ठीक है, वेपन्स ख़रीदेगी, या उसको फिर कंज्यूमर गुड्स पे कंज्यूम करेगी, जैसे कंज्यूमर्स के लिए हाउस होल्ड गुड्स, उनकी जो ग़िज़ाई अजनास हैं, जो ग़िज़ाई चीज़ें हैं वो ख़रीदेगी, उनकी कंफर्ट्स ख़रीदेगी, उनकी लग्जरीज ख़रीदेगी, या फिर डिफेंस यानी वेपन्स ख़रीदेगी। ठीक है, तो अगर एक कंट्री अपना ज़्यादा बजट डिफेंस को एलोकेट करता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कंज्यूमर गुड्स, और अगर कंज्यूमर गुड्स पे अपने बजट को कंज्यूम करते हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वेपन्स। ठीक है, तो मतलब बजट के 2 ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, या तो उससे हम वेपन्स ख़रीद सकते हैं या फिर उससे हम कंज्यूमर गुड्स ख़रीद सकते हैं। ठीक है, यानी या तो हम अपने रिसोर्स को वेपन्स की तरफ एलोकेट कर सकते हैं या फिर कंज्यूमर गुड्स की तरफ। ये डिपेंड करेगा हमारी प्रायोरिटी पे। तो अपॉर्चुनिटी क्या है? द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज़ व्हाट यू गिवन अप टू गेट इट। गिवन अप का मतलब होता है जिसको आपने छोड़ दिया। ठीक है, किसी एक चीज़ को हासिल करने के लिए किसी दूसरी चीज़ की वो मकदार जिसको आपने नहीं ख़रीदा, ठीक है, जिसको आपने नहीं परचेज़ किया। ठीक है, वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या जिसको आपने नहीं प्रोड्यूस किया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अच्छा जी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है उसको अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रैशनल पीपल किसे कहते हैं। रैशनल पीपल आर दोज पीपल, उन लोगों को कहा जाता है हु यूटिलाइज देयर ऑल कैपेबिलिटीज़, यानी वो अपनी तमाम तर सलाहियतों को यूज़ करते हैं टू अचीव देयर मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मकासद को हासिल करने के लिए। यानी उनका ऑब्जेक्टिव, उनका मकसद क्या है? अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशात को पूरा करना। ठीक है, रैशनल कंज्यूमर उन कंज्यूमर्स को कहते हैं जो अपने महदूद ज़राए की मदद से अपनी लामहदूद ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशात को हम पूरा कर सकें। ठीक है, तो कॉस्ट बेनिफिट जो एनालिसिस है उसमें भी जिक्र आता है रैशनल डिसीजन मेकर का। ठीक है, जब भी कोई इकोनॉमिक डिसीजन लिया जाएगा, यानी कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा या कोई नया पैदावारी यूनिट लगाया जाएगा, तो सबसे पहले उसका कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, तो जो रैशनल डिसीजन मेकर है, डिसीजन मेकर वो है जो कि फैसला करेगा कि ये पैदावारी यूनिट लगाया जाएगा या नहीं। ठीक है, दिस प्रोडक्टिव यूनिट विल बी हेल्ड और नॉट। ठीक है, अ रैशनल डिसीजन मेकर टेक्स एन एक्शन। ठीक है, यानी वो फैसला किसी भी एक्शन का या किसी भी नए पैदावारी यूनिट का फैसला तब करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर द एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ द एक्शन एक्सीड्स इट्स एक्स्ट्रा कॉस्ट। एक्स्ट्रा बेनिफिट, कोई भी जो नया पैदावारी यूनिट है उसको लगाने का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, यानी जो उसका रेवेन्यू है या उसकी वसूली है, ठीक है, उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट को कहते हैं मार्जिनल बेनिफिट। उसके एक्स्ट्रा कॉस्ट यानी उसको लगाने के ऊपर जो लागत आई है, मार्जिनल कॉस्ट इसको कहते हैं, उससे ज़्यादा हो। यानी अगर उसको उस पैदावारी यूनिट से आपकी पैदावार ज़्यादा हो और उसके ऊपर आपका ख़र्च कम आए तो उसको लगाया जाएगा। ठीक है, तो किसी भी न्यू
यूनिट की या किसी भी चीज़ की एक मज़ीद इकाई को पैदा करने के ऊपर जो खर्च आता है उसको, उस एक्स्ट्रा कॉस्ट को हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट, और उससे जो हमारी पैदावार में इजाफा होता है, हमारे बेनिफिट में इजाफा होता है, उसको हम कहते हैं मार्जिनल बेनिफिट। तो कोई भी डिसीजन मेकर उस सेक्शन को फेवर करेगा जिसका मार्जिनल बेनिफिट ज़्यादा होगा और उसकी मार्जिनल कॉस्ट कम होगी, ठीक है। यानी उसका जब उसका मार्जिनल बेनिफिट उसकी मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होगा तो उस डिसीजन को फेवर किया जाएगा, ठीक है। यानी वो तमाम पैदावारी यूनिट्स लगाए जाएंगे जिनसे वसूलियाँ हमें ज़्यादा हासिल हों और जिनके ऊपर हमारी लागत कम आए, यानी जो हमें बेनिफिट ज़्यादा दें और उनके ऊपर हमारी जो लागत है, जो खर्च है, वो कम आए। नेक्स्ट इज़ रिजर्वेशन प्राइस। रिजर्वेशन प्राइस का मतलब है ये लिमिट है ऑन द प्राइस ऑफ ए गुड और सर्विस पे, कि प्राइस इससे ऊपर नहीं जा सकती या इससे नीचे नहीं जा सकती। इसमें दो साइड्स होती हैं, एक होती है डिमांड साइड और एक होती है सप्लाई साइड। डिमांड साइड की प्राइस कंज्यूमर्स तय करता है, यानी उस चीज़ को ख़रीदने वाले, ठीक है। इट इज़ द हाईएस्ट प्राइस दैट अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे। डिमांड साइड पे रिजर्वेशन प्राइस वो होगी, वो मैक्सिमम प्राइस होगी जो कि एक कंज्यूमर किसी चीज़ के लिए अदा करने के लिए तैयार होगा, ठीक है। प्राइस, इसका मतलब है कि प्राइस इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकती, प्राइस को इससे ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता। और सप्लाई साइड क्या होती है? इट इज़ द लोएस्ट प्राइस एट विच अ सेलर इज़ विलिंग टू सेल हिज प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। सप्लाई साइड पे ये वो लोएस्ट प्राइस है। सप्लाई साइड पे क्या है? ये वो लोएस्ट प्राइस है जो कि जिस पे एक सेलर अपनी चीज़ को बेचने के लिए तैयार है, ठीक है। प्राइस इससे नीचे नहीं जा सकती, यानी जो सप्लाई साइड की रिजर्वेशन प्राइस है, प्राइस उससे नीचे नहीं जा सकती, और जो डिमांड साइड की रिजर्वेशन प्राइस है, प्राइस उससे ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में जो प्राइस है वो उसका फैसला किया जाएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ का फैसला कौन करते हैं? दो फैक्टर्स, डिमांड और सप्लाई। हाँ जी, रिजर्वेशन प्राइस को यानी किसी भी चीज़ की जो प्राइस है उसको दो फोर्सेस सेट करती हैं, डिमांड और सप्लाई। डिमांड होती है कंज्यूमर्स की तरफ से और सप्लाई होती है प्रोड्यूसर्स की तरफ से, ठीक है। तो रिजर्वेशन प्राइस जो है कंज्यूमर की तरफ से क्या होगी? वो मैक्सिमम प्राइस जो कि कंज्यूमर्स विलिंग है किसी भी प्रोडक्ट के लिए ऑफ़र करने के लिए, ठीक है। ये वो मैक्सिमम प्राइस है जो कि कंज्यूमर पे करने के लिए तैयार है, ठीक है। और सप्लाई साइड पे रिजर्वेशन प्राइस क्या है? वो मिनिमम प्राइस है जिस पे एक प्रोड्यूसर अपनी चीज़ को बेचने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम प्राइस है और ये मिनिमम प्राइस है, इसको हम अपर लिमिट कहेंगे और इसको हम लोएस्ट लिमिट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, एक कंज्यूमर है जो ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ के लिए 20 रुपये दे सकता है, ठीक है। और एक सप्लायर है जो कि उस चीज़ को कम से कम 15 रुपये पे सेल करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो अब उस चीज़ की कीमत क्या तय पाएगी? वो 20 और 15 के दरमियान होगी, यानी 15 से कम नहीं होगी और 20 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो प्राइस क्या तय पाती है? ये डिपेंड करेगा इन फोर्सेस की शिद्दत पर, कि डिमांड साइड जो है वो पावरफुल है या सप्लाई साइड जो है वो पावरफुल है। बहरहाल जो प्राइस है वो 20 और 15 के दरमियान में कहीं पे भी सेटल्ड होगी, लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं होगी और 15 से कम नहीं होगी। अच्छा जी, इसी के साथ मेरा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इसको आप यहीं से नोट कर लें, या हमीद शाहिद की बुक जो है उसके पेजेस भी मैं आपको नोट करवा देती हूँ, लेकिन बेहतर है कि आप इनको इधर से ही नोट कर लें। अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। आई विल आंसर योर क्वेश्चंस, लेकिन इसको डेली पढ़ना है, फिर आपको इकोनॉमिक्स मुश्किल नहीं लगेगी।